भीख मांगने वाला बुढ़ा सेंटा क्लॉज। नवानगर नाम का एक गांव बसा हुआ था, जहां बड़ी आबादी में लोगों का बसेरा था। गांव के इक्के दुक्के लोग ही ऐसे थे जो बेहद समृद्ध थे, मगर गांव का एक बड़ा तबका गरीबी में जैसे तैसे जीवन काट रहा था। हरिया भी उन्हीं में से एक था, जो जमींदारों के खेतों में बनिहारी करता। बदले में उसे जो 4 पैसे मिलते वह पेट पालने में भी पूरे नहीं पड़ते थे। उसके परिवार में 3 जन थे, बेटी गुड़िया और पत्नी सीता। दिसंबर का महीना दस्तक दिए कई दिन बीत चुका था। फिर एक फटेहाल अधेड़ उम्र का बूढ़ा भिखारी, जिसका भेष बेहद ही अस्त व्यस्त था, हाथों में टूटी फूटी थाली लिए हुए उस गांव में घुसा चला आता है। कुछ खाने को दे दो, इस बूढ़े भिखारी पर तरस खाओ। अरे कई दिन से पेट में एक दाना भी नहीं पड़ा। भिखारी अपना कटोरा लिए किशोर के सामने खड़ा होकर खाना मांगने लगता है। अरे भाई, मुझ भिखारी पर थोड़ा तरस खाओ, कुछ खाने को दे दो। दिसंबर के महीने में बढ़ाया गया हाथ कभी खाली नहीं रहता था। अगर तुम किसी भूखे का पेट भरोगे तो सेंटा तुम्हें क्रिसमस पर ढेरों तोहफे देगा। ये सुनकर किशोर जोर जोर से हंसते हुए बूढ़े भिखारी की हंसी उड़ाकर बोलता है, अरे ओ 2 कौड़ी के भिखारी, तेरे भेजे में भूसा भरा है क्या? ये संता बंता की बातें केवल बचकानी कहानियों में सुर्खियां बटोरती हैं। असल जिंदगी में इनका कोई मायने नहीं है। ये सच नहीं मेरे भाई, असल जिंदगी में भी सेंटा होते हैं। अरे जिसे देखा नहीं उस पर यकीन कैसे कर ले? सच कहा तुमने, मगर हवा भी तो अंधे की सच्चाई का प्रमाण है। हम हवा को देख नहीं सकते, मगर इसी के किनकों के कारण हम इंसानों की सांसें चल रही हैं। सेंटा भी क्रिसमस का एक भाग है। अब तो मुझ भूखे को कुछ रूखा सूखा खिला दो। आने वाली क्रिसमस को सेंटा तुम्हें इसका तोहफा देगा बेटा। उस बूढ़े भिखारी के बोल ने किशोर को एक पल में सोच में डाल दिया था। बावजूद इसके किशोर भिखारी से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहता है, ठीक है, आपने सेंटा को कहो पहले मुझे तोहफा दें, फिर मैं तुम्हें खाना दूंगा। और मेरे पास बेफजूल के पैसे नहीं पड़े जो एक बूढ़े भिखारी को खाना खिलाने में खर्च करूं। आगे बढ़ो बाबा। किशोर बेहद ही मतलबी और मक्खर किस्म का इंसान था। बेचारा बूढ़ा भिखारी आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर के बाद अंधेरा घिराता है, जिसके साथ पूरे गांव में कर्कश कोहरे की चादर घिर जाती है और तेज तेज बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। बूढ़ा भिखारी ठंड से ठिठुरता हुआ धूपन के चौखट पर आ खड़ा होता है। सुनो बेटा, इस बूढ़े भिखारी पर तरस खाओ। कई दिनों का भूखा हूँ और मेरे पास सर्दी से बचने का साधन भी नहीं है। अगर कोई शॉल स्वेटर हो तो दे दो बेटा। देखना, इस साल तुम्हें सेंटा उससे बढ़कर तोहफा देगा। ये सुनकर धूपन की पत्नी मंदा मुंह बनाकर बूढ़े भिखारी से बोलती है, हाँ, क्या कहा? सेंटा हमें तोहफा देगा? अगर सचमुच में सेंटा तोहफे देता ना तो संसार में कोई गरीब नहीं रहता। इसलिए झूठ मूठ की कहानी सुनाना बंद करके आगे बढ़ो। हमारे पास मुफ्त का दाना पानी नहीं जो भिखारियों को खैरात में खाना खिलाते। दुकानदारों को दमड़ी देनी पड़ती है तो जाकर दाना पानी मिलता है। जाओ बूढ़े बाबा, किसी और का किवाड़ खटखटाओ। जैसे ही बूढ़ा भिखारी आगे बढ़ने को कदम बढ़ाता है, धूपन बची हुई रोटी भिखारी की ओर बढ़ाता हुआ कहता है, अरे जरा ठहरो बूढ़े बाबा, तरकारी तो खत्म हो चली है, बस ये आधी रोटी बची है, चाहो तो ले लो। भिखारी हाथ बढ़ाकर धूपन की जूठी रोटी लेकर बोलता है, शुक्रिया बेटा, सेंटा तुम्हारे इस भोजन के भाग के बराबर तुम्हें तोहफा दे। इस तरह बूढ़ा भिखारी बार बार करके सभी के घर जाता है, मगर कोई उसकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता। तभी सर्द लहरों में सीता के चूल्हे पर पक रही रोटियों की सौंधी भीनी खुशबू हवा में घुल मिल जाती है और खुशबू का पीछा करता हुआ बूढ़ा भिखारी हिरन की तरह भागता हुआ हरिया के चौखट पर आ पहुंचता है। सुनो बेटा, इस बूढ़े भिखारी की खातिर कुछ खाने को दे दो।
सेंटा तुम्हें तोहफा देगा। गुड़िया और हरिया ने अभी रोटी का एक टुकड़ा ही तोड़ा था कि बूढ़े भिखारी को हाथ पसारता देखकर वह रुक जाते हैं और गुड़िया झट से उस बूढ़े भिखारी का बाँह पकड़े उसे घर में बुलाती है। अरे बूढ़े अंकल, आप तो ठंड से ठिठुर रहे हैं, बाहर जोरों की हवा चल रही है, भीतर आ जाइए। बूढ़ा भिखारी भीतर आकर बैठ जाता है और हरिया अपने हिस्से का खाना उसके आगे परोस देता है। अरे लो बाबा, खाना खाओ। मगर बेटा, ये तो तुम्हारे हिस्से की थाली है। मैं तुम्हारे हक का खाना कैसे खा सकता हूँ बेटा? ऐसे ना कहिए बाबा, ये खाना शायद आपके हिस्से का था, इसलिए तो भगवान ने आपको ये भेजा है। ये सुनकर भूख से छछनते बूढ़े भिखारी की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वह सारा खाना खा जाता है। मैं तो सारा खाना खा गया, तुमने मुझे रोका भी नहीं। अब मुझे चलना चाहिए। बाबा, बाहर ठंड ज्यादा है, आज आप यहीं ठहर जाइए। सीता, हरिया और गुड़िया बूढ़े भिखारी की बढ़ चढ़ कर आओ भगत करते हैं और सवेरे उसे शॉल, स्वेटर और कुछ पैसे देकर विदा करते हैं। तुमने मेरी बहुत सेवा की, सेंटा तुम्हें इसका पूरा प्रतिफल देगा। भले वह भिखारी गांव में अस्त व्यस्त भेष में आया था, मगर हरिया के परिवार ने अपनी जनपूंजी झोंक कर उसकी दशा ही बदल दी थी। देखते ही देखते क्रिसमस का दिन बेहद करीब आ गया, जिसे देखकर सीता दुखी मन से कहती है, सुनो जी, कल क्रिसमस है। गुड़िया को क्रिसमस पर फ्रॉक दिलाने के लिए हमने जो जमा पूंजी जोड़ी थी, वह सारी तो हमने उस दिन बूढ़े बाबा को दे दी। अब क्या होगा? मैं भी इसी सोच में डूबा हूँ सीता। गुड़िया के मन में इस साल क्रिसमस पर चॉकलेट और केक खाने की जिद है, लेकिन बिन पैसे के वो कैसे उसकी इच्छा पूरी होगी। अपने माता पिता की बातें सुनकर गरीब गुड़िया बड़े मन से कहती है, माँ, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। आपको याद है उस बूढ़े बाबा ने कहा था कि सेंटा हमें तोहफा देने जरूर आएंगे। गरीब गुड़िया की आंखों में बंधे क्रिसमस सेंटा क्लॉज से तोहफे मिलने की ललक देखकर सीता और हरिया की आंखों में उमड़ते घूमते आंसू चमक उठते हैं। जैसे जैसे रात ढलती है, गुड़िया की आंखों में सेंटा से मिलने वाले तोहफे की छवि गहराई से उभरने लगती है। वह बच्ची एक टक खिड़की से आसमान की ओर निहारती हुई सो जाती है। तभी रात के 12 बजे ही सेंटा क्लॉस रथ पर सवार हुए चिटकती हुई चांदनी में चमकते जुगनू के जैसे ठिलाते हुए तोहफों से भरी हुई लाल रंग की पोटली हरिया के घर के आगे गिराकर आगे बढ़ता है। जहां वह कुछ घरों के सामने लाल रंग की पोटली रखता है तो कुछ घर की चौखट एकदम उदास छोड़ जाता है और जैसे आसमान की ओर बढ़ते हुए बड़ी गर्दिश के साथ पूरे गांव को जगाता है। मैरी क्रिसमस! सेंटा की आवाज सुनकर आधी रात सभी के फाटक खुल जाते हैं और उनकी आंखें आकाश के झरोखों की ओर उठ जाती हैं। तभी सेंटा क्लॉस उस अज्ञात भिखारी के भेष में आकर गायब हो जाता है। इसका मतलब वो भिखारी सचमुच का सेंटा था? मैं भाप क्यों नहीं पाया? सुनो जी, सेंटा हमारे फाटक पर भी तोहफे की पोटली छोड़ गया है। अचानक गुड़िया की नजर नीचे रखे लाल रंग की 3 बड़ी मखमली पोटली पर पड़ती है, जिसे देख गरीब गुड़िया की आंखें झिलमिला उठती हैं। बाबूजी, ये देखो, हमारे द्वार पर भी सेंटा क्लॉस ने तोहफों से भरी पोटली रखी है। जैसे ही हरिया एक पोटली को खोलता है तो उसमें सोने के सिक्कों की ढेर लगी थी और दूसरी पोटली ढेरों चॉकलेट से चमचमा रही थी और तीसरी पोटली में एक छोटी सी क्रिसमस ट्री रंग बिरंगे लड़ी से जगमगा रही थी। बाबूजी, इस साल हम भी क्रिसमस की खुशियां खरीद पाएंगे। हम सब मिलकर क्रिसमस मनाएंगे। सेंटा क्लॉस से मिला तोहफा हरिया और उसके परिवार के हाथों का प्रतिफल ही था, जो आज उसका बरसों पुराना फीका घर रंगों में झिलमिला रहा था। साथ ही उसने सेंटा क्लॉस द्वारा दिए सोने के सिक्कों से गांव के गरीबों के दिन को भी खुशियों से भर दिया। क्रिसमस की उस रात गरीबों का गांव जैसे ही उठा था, क्या बच्चे क्या बड़े, सभी के चेहरे पर क्रिसमस की खुशी हंसते हुए मुस्कान में खिल रही थी। सेंटा क्लॉस की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि केवल लेने वाले नहीं, बल्कि हमें भी हरिया और उसके परिवार की तरह देने वाला बनना चाहिए।
वो शनिवार की सांझ थी जब अनिल देर रात दफ्तर से थका मांदा घर लौटता है, जहां उसकी 2 पत्नियां थी। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। दरअसल अनिल की 2 बीवियां थी। दोनों के बीच सगी बहन का संबंध था। अनिल, आप आ गए? बैठ जाइए, मैंने आपके लिए भरवा करेले बनाए हैं, आपको बेहद पसंद है। अविका, अनिल आज करेले नहीं बल्कि मेरी बनाई सब्जी खाएंगे, वो भी कद्दू की। जी जी, क्यों भी मतलब हर घड़ी बैरन बहन बनकर मेरे आड़े आती हो। मेरे पति करेले ही खाएंगे। तुम्हारी खुद की जुबान में मिठास तो है नहीं, अब ये कड़वे करेले खिलाकर अनिल की जुबान का जुलूस निकालना चाहती हो। अनिल करेले ही खाएंगे बस, कद्दू करेले। दोनों बहनों के बीच का शोरगुल सुनकर कमरे के भीतर से भगवती निकल आती है और माथा पकड़कर कहती है, हे ईश्वर, तुम दोनों बहनों ने फिर बैरन की तरह लड़ना शुरू कर दिया। सासू माँ, इस सौतन को लेकर जाओ, इसी ने सारा घर सर पर उठा रखा है। सही मायने में सौतन तो तू है। मैंने तो सोचा था कि अनिल का ब्याह अपनी छोटी बहन से करके दोनों बहनें सहेली बनकर रहेंगे, मगर क्या पता था कि मेरी सगी बहन मेरी सौतन बन बैठेगी। 2 बहनों के बीच मुठभेड़ होता देखकर अनिल के गुस्से का गुब्बार फूट पड़ता है। उसकी चीख पूरे घर में चकाचौंध हो जाती है। अरे बस, बहुत हो गया। अरे ऐसा एक दिन नहीं गुजरता जब तुम दोनों बहनों के बीच में मुझे लेकर बवाल ना हो। पति की फटकार सुनकर अविका की आंखों से आंसुओं की बौछार बरसने लगती है और बड़े बोझिलता के वह बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आकर अविका की जांच पड़ताल करते हैं। मुबारक हो, जल्दी आपके घर नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजने वाली हैं। ये खबर सुनकर संध्या स्तब्ध रह जाती है। वह दौड़ते हुए एकांत में आकर कहती है, इसी खुशी की बेला के लिए तो तूने अनिल का ब्याह अपनी छोटी बहन से कराया था, तो आज जब सालों का सपना साकार हो रहा है तो तेरा कलेजा क्यों कचोट रहा है। ये बोलकर संध्या सिसकते हुए अपने बीते दिनों में खो जाती है। अग्नि के 7 फेरों के साथ संध्या की शादी अनिल से हो जाती है। दुल्हन के लिबास में सजी धजी संध्या ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। बहू, इस कलश को अपने शुभ कदम से गिराकर गृह प्रवेश कर। जी माँ जी। शादी की रात अनिल संध्या से कहता है, संध्या, जब तुम्हें पहली दफा देखा था तुम्हारी सादगी ने मेरे मन को भीतर तक सराबोर कर दिया। आज तुम्हें जीवन साथी के रूप में पाकर मुझे जीवन का सार मिल गया। ये सुनकर संध्या की आंखों से खुशियों की बदरी बरसने लगती है। दोनों दंपत्ति अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत करते हैं। अगली सुबह भगवती आंख मलते हॉल में आती है। ये इतने भोर सवेर रसोई घर में कैसे खटर पटर है। जैसे ही भगवती रसोई घर का रुख करती है तो संध्या कहती है, माँ जी, नहा धो लीजिए, खाना तैयार है। सच कहा है पुरानियों ने कि बहुएं ससुराल की सास हैं। सचमुच बहू, तेरे आने से मेरे बेरंग घर में बाहर आ गई है। बस अब जल्दी से मेरी दादी बनने की आस को पूरा कर दे। ये सुनकर संध्या का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। दिन, सप्ताह और महीनों के मंजर में बदलते जाते हैं। इस बीच 5 साल का पड़ाव पार हो जाता है। एक सुबह, बहू तैयार हो जा, आज हमें डॉक्टर के पास जाना है तेरी जांच पड़ताल के लिए। फिर दोनों सास बहू अस्पताल आती हैं, जहां महिला डॉक्टर संध्या की जांच पड़ताल करके बोलती है, माताजी, मुझे ये बयान करते बहुत खेद है, मगर अभी भी या भावी भविष्य में आपकी बहू कभी मां नहीं बन सकती। दुखद खबर के साथ दोनों सास बहू घर आईं। एक सप्ताह बाद भगवती संध्या से कहती है, बहू, डॉक्टर के शोध से ये साफ हो चुका है कि तू मां नहीं बन सकती। अनिल का दूजा ब्याह न हुआ तो इस खानदान का नाम मेरे बेटे के साथ बुझ जाएगा। माँ जी, इस घर की पीढ़ी बढ़ेगी। मैं अनिल का ब्याह अपनी बहन से कराऊंगी। उसी पलछिन अनिल दरवाजे से दस्तक देता है। संध्या, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी बहन से ब्याह नहीं करूंगा। अनिल, मेरी बात मान लीजिए। मेरी बहन ब्याह कर आएगी तो हम बहनों के बीच सौतन नहीं बल्कि सहेलियों की साझेदारी होगी। मेरे कोख को बांझपन का दीमक लग चुका है। इस घर का वंश आपके ब्याह पर टिका है। अनिल संध्या की बात मानकर अविका से ब्याह कर लेता है। संध्या अविका को समझाते हुए कहती है, अविका, अनिल से तुम्हारे ब्याह के साथ हम बहनों का नाता बदल गया है, मगर हम बहनें सौतन नहीं
सहेली बनकर रहेंगी। इस तरह दोनों बहनें बतौर एक ही शख्स की बीवी बन बैठती हैं। कुछ दिन बाद, अविका, नाश्ता रेडी है ना? हाँ अनिल, ये रहा आपका ब्रेकफास्ट। अविका, ऐसा भी कौन सा काला जादू कर दिया तुमने जो आजकल अनिल मुझे एक नजर देखते भी नहीं? पहले मेरे पति की जुबान मुझे पुकारते नहीं थकती थी। अरे जीजी, आप तो अपनी बहन पर बिन बात बिगड़ रही हो। कोई भी बात नहीं, ये लो अनिल, ऑरेंज जूस। अविका, आज अनिल अनार का जूस पियेंगे। शादी की सप्ताह भर भी नहीं हुआ, मेरे पति का उतना दुबला पतला शरीर कर दिया तुमने। दोनों बहन बिगड़ते हुए बेचारे अनिल का हाथ पकड़कर खींचातानी करने लगती हैं। अरे बंद करो तुम दोनों बहनें ये बहसबाजी। जूस के पीछे लड़ झगड़ कर मेरा जुलूस निकाल दिया। अनिल बेबाक बुरा मुंह बनाकर बिना नाश्ता किए दफ्तर रवाना हो जाता है। फिर एक दिन, अनिल, बड़ा अरसा हो गया तुम्हारे साथ कहीं गए। आज संडे है, मैं तुम्हारे साथ सुनहरा समय बिताना चाहती हूँ। ठीक है संध्या, तैयार हो जाओ। अनिल फौरन हामी भर देता है। कुछ ही देर में दोनों दंपत्ति दरवाजे से बाहर दस्तक देने ही वाले थे कि अविका बोलती है, अनिल, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें याद है तुमने मुझे संडे शॉपिंग का वादा किया था? अविका, अनिल इस पल मेरे साथ बाहर जा रहे हैं। ये सुनकर अविका बिगड़ते हुए अनिल का हाथ खींचते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, अनिल सिर्फ मेरे साथ जाएंगे। अरे सारा वक्त तो अनिल के साथ फेविकॉल की तरह चिपकी रहती है, तब भी चैन नहीं क्या? दोनों बहुओं के बीच बढ़ते बवाल को देख भगवती बोलती है, हे ईश्वर, ये दोनों बहुएं मेरे बेटे के लिए बाधा बनती जा रही हैं। अरे बड़ी बहू अविका को जाने दे, तू फिर चली जाना। क्यों माँ जी, एक ही बहू क्यों बलिदान देती रही? इससे पहले अनिल मेरे पति हैं। मुझे क्या पता था कि मेरी बहन मेरी सौतन बन बैठेगी। अरे बस करो दोनों बहनें, मुझे कहीं नहीं जाना। गुजरते समय के साथ दोनों बहू के बीच पति का बंटवारा परवान चढ़ गया। आइए देखते हैं अंत में क्या हुआ। अविका के गर्भावस्था के दौरान सारा काम संध्या के सर पर आ जाता है। माँ जी, बस अब ये सारा काम मुझसे न होगा। आपने एक बहू को बुलंदियों पर बैठा रखा है और एक बहू को बाई बना रखा है। मैं अपने पति को इस बैरन बहन के साथ और नहीं बांट सकती। ये सौतन मेरे गले की फांस बन गई है। मुझे सौत न कहना, बतौर बिहार रचाकर इस घर की बहू बनी हूँ। तुमने अपनी मर्जी से अपना सिंदूर मुझे साझा किया था। मुझे तुम्हारी सौतन बनने का शौक नहीं था। अनिल, चलो मेरे साथ। मेरे पति कहीं नहीं जाएंगे। दोनों बहू अनिल की बाह खींचने लगती हैं, जैसे उनके बीच बंटवारा हो रहा हो। ये देख भगवती बोलती है, बस करो मेरी बेअकल बेबाक बहू, अब तुम दोनों सिर्फ अपनी सास की सुनोगी। आज मैं अपने बेटे का तुम दोनों बहुओं के बीच बंटवारा करती हूँ, तब जाकर ही तुम बहनों का बवाल थमेगा। अब अनिल एक सप्ताह संध्या के साथ और एक सप्ताह अविका के साथ रहेगा। इस बीच तुम बहनों ने एक दूजे की डाह की तो मैं तुम दोनों को उस दरवाजे से दफा कर दूंगी। ये सुनकर दोनों बहुएं आंखें बड़ी करके बोलती हैं, माँ जी, हमें मंजूर है। हम दोनों बहनें एक दूजे से अपने पति का बंटवारा करने को तत्पर तैयार हैं। हाँ माँ जी। इसके बाद अनिल सुकून भरी सांस लेते हुए मन में बोलता है, शुक्र है इस बंटवारा से मैं रोजाना इन बहनों के बवाल से बाल बाल बच गया। इस तरह भगवती देवी दोनों बहुओं के बीच अपने बेटे का बंटवारा कर देती हैं, जिसके बाद दोनों सौतन से सहेली बनकर एक ही छत के नीचे खुशी खुशी रहने लगती हैं। भीमा अपनी माँ कांता और पत्नी सुधा के साथ खुशी से रहता था। भीमा एक बिजनेसमैन था, उसको किसी भी चीज की कमी नहीं हुआ करती थी। यदि उससे कोई मांगता तो भीमा सबकी मदद कर देता था। भीमा को दूसरों की मदद करने में काफी अच्छा लगता था, इसीलिए वो आए दिन आश्रम में कुछ न कुछ दान करता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी सुधा उससे बोलती है, भीमा जी, आप लोगों को यूं ही सब कुछ दान करते रहते हैं, थोड़ा अपने बारे में भी तो सोच लीजिए। भगवान ने हमें इतना दिया है, अगर उसमें से हम गरीबों की मदद कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अगर हम उनकी मदद करेंगे तो वो लोग हमें दुआएं देंगे, और जब दुआएं देंगे तो मेरा बिजनेस और भी अच्छा चलेगा। भीमा सुधा को समझाता है और उसको प्यार से गले लगा लेता है। अगले दिन भीमा अपने ऑफिस जाता है। जब वो देखता है कि उसके कुछ एम्प्लॉय आपस में झुंड बनाकर बात कर रहे होते हैं, ये देखकर भीमा बोलता है, अरे शामू, राजू, दीनानाथ, तुम सब ऐसी क्या बात कर रहे हो जो इस तरह झुंड बना रखा है? अरे कुछ नहीं सर, बस हम ऐसे ही बात कर रहे थे।
देखो, ये ऑफिस है। अगर तुम ऑफिस का माहौल बनाकर काम करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर। आगे से ध्यान रखना, क्योंकि ऑफिस का माहौल सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तुम लोग सीनियर हो, तुमको ही ऑफिस का माहौल बनाकर रखना है। ठीक है सर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे। इतना कहकर भीमा वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर शामू, दीनानाथ और राजू को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और गुस्से में अब वो अपना काम करने लगते हैं। ऐसे ही जब शाम हो जाती है और भीमा के सारे एम्प्लॉय निकल जाते हैं तो भीमा अपना टेंडर पास करवाने के लिए अपने ऑफिस में ही रुक जाता है। उसको ऑफिस में काफी देर हो गई और देखते ही देखते 12 बज चुके थे। जब भीमा घड़ी की तरफ देखता है तब वो खुद से बोलता है, अरे आज तो ज्यादा लेट हो गया। आज तो घर पर तेरी खैर नहीं। चल बेटा जल्दी घर निकल, वरना बीवी से पिटाई खानी पड़ेगी और माँ भी नहीं बचाएगी। इतना कहकर भीमा अपने ऑफिस से निकल जाता है। भीमा आगे रास्ते पहुंचता है कि उसकी कार के सामने एक लड़का आ जाता है और अचानक भीमा को अपनी कार रोकनी पड़ती है। और जैसे ही भीमा कार रोककर बाहर आता है कि तभी उसको पीछे से कोई छुरा भोंक देता है। भीमा जब पीछे पलट कर देखता है तब उसको कोई और नहीं बल्कि दीनानाथ दिखता है। वो उसे देखकर बोलता है, दीनानाथ, तुमने मुझे चाकू क्यों मारा? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? भीमा दीनानाथ से सवाल कर ही रहा होता है कि एक बार फिर से भीमा को पीछे से छुरा भोंक दिया जाता है और एक बार फिर भीमा पलट कर देखता है तो इस बार उसको राजू ने मारा था। भीमा उसको कुछ बोल पाता कि तभी उसके गर्दन पर चाकू से एक बार फिर वार होता है और इस बार शामू था। भीमा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और जैसे ही भीमा जमीन पर गिरता है कि तभी वो तीनों उसकी सारी प्रॉपर्टी पर उसके अंगूठे के निशान ले लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर आती है और अगली सुबह भीमा की लाश को भीमा के घर छोड़ देती है। उसकी ये लाश देखकर मानो सुधा एक सदमे में जा चुकी थी। वहीं उसकी माँ कांता का रोते हुए बुरा हाल हो रहा था। थोड़ी देर बाद भीमा को मुखाग्नि दे दी जाती है और कुछ दिन बीत जाते हैं। सुधा अपने पति और कांता अपने बेटे की मौत से अभी निकल भी नहीं पाए थे कि तभी उनको एक झटका और लग जाता है। राजू, शामू और दीनानाथ सुधा के घर आते हैं और सुधा और कांता से कहते हैं, चल चल ये घर खाली कर अब। निकलो यहाँ से, अब ये मेरा घर है। ये क्या बकवास है? ये मेरे बेटे का घर है। तुम हम लोगों को ऐसे नहीं निकाल सकते हो, समझे? ओए बुढ़िया, ये तेरा घर था लेकिन अब मेरा है। ये सब कुछ तेरे बेटे ने हमें दे दिया है। इतना कहकर वो तीनों उस सास बहू को उसके घर से धक्के मार के निकाल देते हैं। बेचारी दोनों सास बहू भटक रही थी कि तभी कांता को जंगल में एक झोपड़ी दिखती है और अपनी बहू को लेकर वो वहाँ रहना शुरू कर देती है। कुछ दिन तो निकल जाते हैं लेकिन अब उन सास बहू को अपना गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अपनी सास को इतना परेशान देखकर सुधा अपने कंगन और कान की बालियां निकाल देती है और अपनी सास के हाथ में थमा कर कहती है, मम्मी जी, ये मेरे कुछ गहने हैं, आप ना इनको बेच दीजिए। और आपके अंदर तो चूड़ी बनाने का वो बहुत अच्छा टैलेंट है ना, आप उनसे चूड़ी बनाओ और बेचो। सुधा की ये बात सुनकर कांता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कांता को अपनी बहू के गहने लेने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको अपना गुजारा करने के लिए कुछ न कुछ तो करना था। इसीलिए उसने अपनी बहू से वो गहने ले लिए और सुनार के पास जाकर उन गहनों को बेच देती है और चूड़ी बनाने का सामान लेकर आती है। रात को सुधा चूड़ियां बनाना शुरू करती है और अगली सुबह कांता चूड़ी बेचने जाती है। चूड़ी वाली चूड़ी ले लो, सुंदर सुंदर चूड़ियां ले लो। अरे अम्मा जी, ये चूड़ियां कैसे दी? बेटा, चूड़ियां बस 30 रुपए दर्जन है। बहुत सुंदर चूड़ियां हैं, तुम्हारे गोरे गोरे हाथों में बहुत अच्छी लगेंगी।
ठीक है अम्मा जी, ये लाल वाली चूड़ी मुझे पहना दो। उसके इतना कहते ही कांता उसको चूड़ी पहना देती है। चूड़ी पहन लेने के बाद वो औरत बोलती है, अरे वाह अम्मा जी, आपने चूड़ियां पहना दी हैं और मुझे दर्द का पता भी नहीं चला। आप सच में बहुत अच्छे से पहनाती हो और बहुत अच्छी भी हो। इतना कहकर वो औरत उसको पैसे दे देती है और वहाँ से चली जाती है। और अब इस तरह धीरे धीरे करके कांता का चूड़ी बेचने का व्यापार काफी बढ़ जाता है। और देखते ही देखते कांता और सुधा दोनों ने मिलकर एक चूड़ी की दुकान खोल ली। उसकी ये तरक्की देखकर उसके सामने वाला चंदू, उसकी भी चूड़ी की ही दुकान थी, पर वो महंगी चूड़ियां बेचता और अपने ग्राहकों से हमेशा बहसबाजी करता था। इसीलिए उसके सारे ग्राहक अब कांता और सुधा की दुकान पर आते हैं। इससे चंदू की कमाई बंद हो रही थी और ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और रात को चंदू कांता की दुकान को तोड़ देता है। अगली सुबह जब कांता ये सब देखती है तब वो बहुत रोती है और ये सब कुछ गांव वाले देख रहे होते हैं। कुछ गांव वाले आपस में बात करते हैं, अरे यार देखो बेचारों के साथ क्या हो गया। हाँ भैया, ये बहुत ही गलत हुआ है। इनके साथ इस चंदू को तो जेल में डलवा देना चाहिए। इस बात से सभी गांव वाले सहमत हो जाते हैं और पुलिस को बुलाकर चंदू को अरेस्ट करवा देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ गांव वाले कांता और सुधा के लिए थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक बार फिर से उन दोनों के लिए एक छोटी सी दुकान खुलवा देते हैं। ये सब देखकर कांता और सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों सभी को धन्यवाद देते हैं। अब उनका व्यापार अच्छे से चलने लगता है और वो लोग देखते देखते एक बार फिर से अमीर हो जाते हैं और वो गांव वालों की मदद करते हैं। इसके साथ ही खुशी खुशी सास बहू साथ में रहने लगते हैं। मंजूपुर के छोटे से गांव में हरिया नाम का आदमी रहता था। हरिया खेती बाड़ी करके अपना घर चलाया करता था, लेकिन वो बहुत गरीब था और इस बार उसकी खेती सही से भी हो पाई थी, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा खुश था। उसने खेती करने के चक्कर में कई सारा पैसा उधार भी लिया था और उसे अच्छे से खेती करके उसे चुकाना भी था। हरिया ने इस बार टमाटर की खेती की थी। अरे क्या बात है, टमाटर की खेती तो सही से हो रही है। इसका मतलब इस बार मैं कर्जा सही समय पर चुका दूंगा। ऐसा सोचकर वो अपनी टमाटर की खेती करने के बाद घर लौट आता है। घर लौटने के बाद वो बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी रेखा से कहता है, अरे रेखा, क्या कर रही हो? जल्दी से मुझे खाना दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर शाम को जाऊंगा खेती पर। लेकिन घर में तो राशन खत्म हो गया था, जिसके चलते मैंने कुछ भी नहीं बनाया। हे भगवान, वैसे ही इतनी जोर से भूख लगी है। तुम जरा ठहरो, मैं लालू की दुकान से थोड़ा सा राशन लेकर आता हूँ। अरे लालू भाई साहब, मुझे 5 किलो आटा, 3 किलो चीनी और मिक्स दाल दे दो। तो पहला का जो उधार पैसा है उसको लौटाओ, उसके बाद हम तुमको यही राशन दूंगा। अरे लालू भाई साहब, हमारी टमाटर की खेती बहुत अच्छी हो रही है। इस बार मैं आपका पूरा का पूरा पैसा चुका दूंगा और साथ में थोड़े टमाटर भी फ्री दे दूंगा आपको। हरिया की ये बात सुनने के बाद लालू उसे राशन दे देता है, जिसके बाद हरिया राशन लाकर रेखा को देता है और कहता है, ये लो रेखा, अब खाने के लिए कुछ बना लो। और ये बताओ अम्मा कहाँ गई है? अम्मा आती ही होंगी, पड़ोसी की एक औरत को बच्चा होने वाला है, इसलिए अम्मा वहीं गई है। रेखा की सास एक दाई माँ भी थी और गांव की औरतों के बच्चा पैदा करने में उनकी मदद करती थी। कुछ ही देर में उसकी सास कलावती भी आ जाती है, जिसके बाद रेखा जल्दी से खाना बनाकर अपने पति और अपनी सास को परोस देती है। सभी लोग खाना खाने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं और जैसे ही शाम होती है हरिया खेतों की तरफ चला जाता है। इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार टमाटर की खेती ने अपना रंग दिखा ही दिया। बस भगवान करे इस बार टमाटर की खेती अच्छे से हो जाए। ऐसा कहकर वो अपनी एक खाट बिछाता है और वहीं लेट जाता है। देखते ही देखते जैसे ही रात गुजरती है और अगले दिन जैसे ही सवेरा हो जाता है, हरिया की आंख खुलती है। जैसे ही वो अपने खेतों की तरफ देखता है, वो हैरान रह जाता है। हे भगवान, ये क्या गजब हो गया। मेरी पूरी खेती बर्बाद कर दी, वो भी इस नील गाय ने। हे भगवान, ये तो बहुत ही गजब हुआ है।
हरिया बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि नील गाय रात भर उसकी खेती तहस नहस कर देती है। अब मैं क्या करूंगा? अभी तो मुझे मुखिया के पैसे उधार चुकाने थे, दुकान वाले को भी पैसे देने थे, और भी जो छोटे मोटे लोगों से कर्जा ले रखा था सभी को चुकाना था। वो रोता हुआ घर वापस लौट आता है और घर आकर अपनी माँ कलावती और रेखा को टमाटर की खेती के बारे में बताता है। बहुत गजब हो गया है हमारे साथ। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं फांसी लगाकर मर जाऊं। शुभ शुभ बोलिए जी, कैसी बातें कर रहे हो? भला ऐसी बातें करके आपको क्या मिल रहा है? भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे भगवान पर ही तो भरोसा रखा था, तभी तो ऐसा कुछ हो गया। तभी उसके घर गांव का मुखिया पहुंच जाता है क्योंकि मुखिया को हरिया के खेती बाड़ी खराब होने की खबर पहुंच जाती है। अरे ओ हरिया के बच्चे, अरे कहाँ छुपा बैठा है? जल्दी से बाहर निकाल। जैसे ही हरिया बाहर आता है उसके सामने मुखिया खड़ा होता है, जिसे देखकर हरिया का मुंह नीचे हो जाता है। अबे मुंह क्यों लटका रहा है? तूने मुझसे इतना सारा कर्जा तो ले लिया, अब चुकाएगा कैसे? देख तेरी खेती तो बर्बाद हो चुकी है, अब मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। हाँ मालिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा मालिक। देख मैं तुझे केवल 1 महीने का समय दे रहा हूँ, अगर तूने मेरा पैसा चुकाया नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तूने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसा कहकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। अब तो मुखिया हद ही पार कर देता है। जब भी हरिया उसे नजर आता है वो अपने गुंडों को भिजवा कर हरिया की खूब पिटाई करवाता है। बेचारा हरिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अपने पति की ये हालत देख रेखा से रहा नहीं जाता और वो अपनी सास कलावती से कहती है, माँ जी, शादी के समय आपने मुझे बहुत सारे गहने दिए थे, वही दूसरी तरफ मेरी माँ ने भी मुझे कुछ गहने दिए थे। देखिए ये सब वही गहने हैं, मैंने इन्हें अच्छे से संभाल कर रखा था मेरे पास। एक आइडिया है। बता बहू, तेरे पास क्या आइडिया है? हम इन सभी गहनों को बेचकर खाद लेकर आएंगे, और मैंने YouTube पर देखा था कि कम खाद में अच्छी फसल कैसे उगाई जाती है। लेकिन बहू, हम दोनों अकेले टमाटर की खेती कैसे करेंगे? इस समय तो टमाटर की खेती ही हो पाएगी। अरे माँ जी, मैं हूँ ना। वैसे आपको मैं बता दूँ, मैंने पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है और मुझे अच्छे से पता है कि कम खाद में अच्छी खेती कैसे की जाती है। कलावती अपनी बहू के ऊपर भरोसा करती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर टमाटर की खेती करना शुरू करती हैं। दिन रात टमाटर की खेती करने के बाद वो बहुत अच्छी फसल उगाती हैं। देखते ही देखते टमाटर की फसल उगने लगती है, जिसे देखकर रेखा और कलावती बहुत खुश होती हैं। आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। अब हम इस टमाटर की खेती के चलते अपनी सभी परेशानियों को दूर कर पाएंगे माँ जी। हाँ बहू, तूने सही कहा था, कम खाद में भी खेती अच्छी हो सकती है। और फिर मुखिया के जो गुंडे मेरे बेटे हरिया के पीछे पड़े हैं, अब हमें उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। चल बहू, अब हमें घर चलना चाहिए। नहीं माँ जी, आज की रात अपने खेत में ही रुकना चाहती हूँ। रेखा के दिमाग में कुछ तो चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो रात को अपने खेतों में रुक जाती है और आधी रात के समय अचानक से उसे चारों तरफ एक हलचल सी महसूस होती है, जिसके बाद वो देखती है कि मुखिया के कुछ गुंडे खेतों के आसपास मंडरा रहे हैं और वो खेतों में कुछ डालने लगते हैं। रेखा तुरंत अपना फोन निकालती है और वो फोन से उनकी वीडियो शूट कर लेती है, जिसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाकर गांव के सभी लोगों को बुला लेती है और उनसे कहती है, देखिए गांव वालों, ये सब क्या हो रहा है? ये जो हमारे गांव का मुखिया है, ये तुम लोगों को कर्जा देता है और उसके बाद तुम सभी लोग उन पैसों को अपनी खेती बाड़ी में लगा देते हो, जिसके बाद मुखिया तुम्हारी खेती अच्छी होने के बाद खेती में कीटनाशक कीड़े छोड़ देता है, और ये नीलगाय भी, ताकि तुम सबकी खेती बर्बाद हो जाए और वो तुमसे डबल कर्जा निकलवा सके। ये इसकी चाल है।
रेखा की बात सुनकर गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग रेखा के साथ मिलकर पुलिस में मुखिया के खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं। उस दिन के बाद से मुखिया को जेल हो जाती है और गांव के सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों सास बहू हरिया के साथ मिलकर टमाटर की खेती करती रहती हैं। कुछ ही समय में टमाटर की खेती से उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, जिसके चलते उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती है। मानसी की माँ सविता उसका दुल्हन का जोड़ा और गहने लिए आती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटा जल्दी तैयार हो जा, बारात चौखट से निकल चुकी है और मैं अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखना चाहती हूँ, समझी मेरी लाडो। हाँ माँ, बस थोड़ा टाइम दीजिए, देखना आप मैं दुल्हन के जोड़े में कितनी सुंदर लगूंगी, फिर आप नजर उतारना। हाँ ठीक है, पहले तैयार हो जा। ऐसा कहकर सविता चली जाती है, पर मानसी को कोई नकारात्मक ऊर्जा छुप छुप कर देख रही थी। उसकी नजर इस दुल्हन के जोड़े पर थी। मानसी जैसे ही तैयार होने जाती है तो वो चुड़ैल उसकी शादी का जोड़ा चुरा कर चली जाती है। मानसी को अपना जोड़ा कहीं नहीं दिखता है। तभी वो कहती है, अरे मेरी शादी का जोड़ा कहाँ गया? अभी तो यहीं रखा था, यहाँ भी नहीं है, कहाँ चला गया? तभी मानसी अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ मेरी शादी का जोड़ा नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसे कैसे नहीं मिल रहा, अभी तो मैं तुझे देकर आई हूँ, तू समझती नहीं है बिल्कुल भी, बच्ची है क्या, 2 दिन की, शादी होने वाली है और ऐसी हरकतें। माँ मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने वहीं देखा था, फिर गायब हो गया। अरे अब तेरी शादी बिना जोड़े और गहनों के कैसे होगी? माँ मेरी शादी कैसे होगी? जहाँ एक तरफ मानसी और उसकी माँ दुल्हन के जोड़े के लिए परेशान हो गए थे, वहीं दूसरी ओर वो जोड़ा पहनकर एक चुड़ैल तैयार हो रही थी और शीशे में खुद को निहारते हुए कहती है, हाय मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, बिल्कुल हूर की परी लग रही हूँ मैं। अरे अभी तो एक और हार रखा है और अंगूठी भी, इसे भी तो पहन लेती हूँ। ये कहकर चुड़ैल अपनी नजर उतारती है और बाकी के गहने भी पहन लेती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद फिर किसी की शादी होती है। तो दृष्टि नाम की लड़की जब दुल्हन का जोड़ा पहनने ही जा रही थी, तभी उसका भी दुल्हन का जोड़ा और गहने चोरी हो जाते हैं और वो भी अपने माता पिता से कहती है, माँ पापा मेरे दुल्हन का जोड़ा गायब हो गया, वो मिल नहीं रहा, अभी तो मेरी नजरों के सामने था लेकिन अब है ही नहीं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम, तेरी शादी होने वाली है, समझती नहीं कितना बड़ा अपशगुन है। अरे ये सब छोड़, लड़के वालों ने कितनी मेहनत से इतने पैसे लगाकर तेरा मनपसंद लाखों रुपए के गहना और जोड़ा भिजवाया था, अब तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। अब आखिरी समय पर दुल्हन का जोड़ा कहाँ से लेकर आऊं मैं? बारात कुछ देर में पहुंच जाएगी और ये लड़की तैयार नहीं हुई अभी तक। माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। अब क्या होगा? कुछ देर बाद जोड़ा न मिलने पर दृष्टि की शादी टूट जाती है और उसके घर वालों को आसपास के लोगों से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। चुड़ैल फिर दृष्टि का लहंगा भी पहन लेती है और कहती है, अरे वाह वाह वाह, ये तो पहले वाले से भी ज्यादा महंगा लहंगा लगता है, ऐसे तो मैंने कभी नहीं पहना और आज तो मैं झूम कर नाचूंगी गाऊंगी। सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है पाई है। वाह, जोड़ा चुरा कर पहनने में कितना मजा आता है। ये कहकर चुड़ैल खूब उस लहंगा में घूमती है और ऐसे ही धीरे धीरे गांव में बाकी लड़कियों के भी दुल्हन के जोड़े चोरी होने लग गए। कुछ लोगों ने चुड़ैल की परछाई को चोरी करते हुए देख लिया, पर वो कौन थी और ऐसा क्यों कर रही थी, ये जानने के लिए आपको कहानी में आगे बढ़ना होगा। सभी लोग परेशान थे, जोड़ा गायब होने से उनकी बेटियों की शादी भी टूट रही थी। वहीं संजना अपने बॉयफ्रेंड कबीर से जल्द शादी करना चाहती है और ये सब पता होने के बावजूद भी शादी की तैयारी करती है। तभी संजना की माँ कविता उसे शादी का जोड़ा देते हुए कहती है, बेटा सब पता होने के बावजूद भी तू शादी कर रही है, इस शादी के जोड़े का ख्याल रखियो तू। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैंने पक्का इंतजाम कर दिया है उस चुड़ैल का, वह मेरा शादी का जोड़ा ले जा ही नहीं पाएगी। अब पर ऐसा क्या है बेटा, देखते जाइए माँ, आपको पता चल जाएगा। ठीक है बेटा। ये कहकर कविता चली जाती है। वहीं चुड़ैल फिर से दुल्हन का जोड़ा पहनने के लिए संजना के कमरे में आ जाती है।
और जैसे ही उसके दुल्हन के जोड़े को छूती है तभी उसे करंट का झटका लगता है और वो अभिमंत्रित शक्तियों की बेड़ियों में बंध जाती है और गुर्राते हुए कहती है, अरे ये क्या किया मेरे साथ? चल खोलो मुझे, खोलो। ए लड़की, तूने ही किया है ना ये सब? खोल मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब सुकून आया ना? तुझे ऐसे देखकर बहुत शौक है ना दुल्हन का जोड़ा चुराने का, लेकिन तू मेरा जोड़ा चुरा ही नहीं पाई। लगा ना जोर का झटका धीरे से? अब बता, तूने इतनी सारी दुल्हनों के जोड़े क्यों चुराए? क्या मिला तुझे उनकी शादी बर्बाद करके? बताती है या इससे भी बुरा करूं? तांत्रिक बाबा आसपास ही है मेरे। बताती हूँ, मुझे कुछ मत करना। कुछ समय पहले की बात है, तुम्हारी तरह मेरी भी लव मैरिज होने वाली थी। राजीव और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों ने अपने घर में एक दूसरे की रिश्ते की बात भी कर ली। फिर सब हमारी शादी करने के लिए तैयार हो गए और उसकी शॉपिंग करने के लिए हम मॉल से वापस लौट रहे थे कि कुछ वक्त बिताने के बाद हम सनसेट पॉइंट की तरफ गए, जहाँ एक खाई भी मौजूद थी। उस दिन राजीव और मैं बहुत खुश थी। राजीव, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम दोनों की शादी होने वाली है। कितना इंतजार किया है हमने इस दिन का। मैं भी साक्षी बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि क्या बताऊं। फाइनली हमारी शादी हो जाएगी और तुम्हारा दुल्हन का जोड़ा पहनने का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। जान खाली थी तुमने मेरी इस बात के लिए कि जल्दी से शादी करो। खुशी में ये कहते कहते राजीव का पैर खाई की ओर चला जाता है और वो लटक जाता है। उसे देखकर साक्षी रोने लगती है और बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। राजीव, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा हाथ पकड़ के ऊपर आ जाओ। कोशिश कर रहा हूँ साक्षी, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा। ये पेड़ की डाल हिलती जा रही है, शायद मैं नहीं बचूंगा। चली जाओ, कहीं मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी बात मानो साक्षी, मेरे बिना ही तुम अपने दुल्हन के जोड़े को पहनकर अपना ख्वाब पूरा करो, ये मेरी इच्छा है। पीछे हट जाओ। राजीव, ऊपर आओ राजीव। साक्षी उसे बचाने की कोशिश करती है कि राजीव का हाथ फिसल जाता है और वो खाई में गिर जाता है। उसे बचाने के चक्कर में साक्षी भी खाई में कूद जाती है और दोनों मर जाते हैं। पर अधूरी इच्छा होने के कारण साक्षी चुड़ैल बनकर वापस लौटती है और कहती है, लगता है राजीव की इच्छा के कारण मैं चुड़ैल बन गई हूँ, इसलिए उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए अब मैं दुल्हनों के जोड़े को चुरा कर पहनूंगी। बस इसीलिए मैंने ये सब किया, ताकि मेरे प्यार की इच्छा पूरी हो। इसलिए मैंने दुल्हन के लहंगे को चुराया, पर मैंने किसी को भी मारा नहीं, न नुकसान पहुंचाया। मुझे खेद है कि तुम शादी नहीं कर पाई, पर दूसरों की शादी ना करने देना ये कहाँ का नियम है? क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम्हारी तरह और भी लड़कियों की भी शादी ऐसी ही रह जाए? तुम क्यों ऐसे भटक रही हो? एक बार कोशिश करो कि राजीव की आत्मा तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देख ले, जिससे तुम भी ना भटको और मुक्त हो जाओ। तुम सही कहती हो, पर मेरे पास जोड़ा नहीं है। मेरा ले लो। तभी संजना उसे अपना जोड़ा देकर दुल्हन की तरह सजा देती है और चुड़ैल राजीव की आत्मा को बुलाती है, जिसके बाद वो आ जाता है और उसे गले लगाकर कहता है, तुम्हें ऐसे देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत खूबसूरत लग रही हो इस लहंगे में। काश मैं उस खाई की तरफ नहीं जाता तो आज हम दोनों साथ होते, पर मैं आज तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ राजीव, मुझे ले चलो यहाँ से। इस तरह राजीव चुड़ैल को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और संजना भी अपने दूसरे शादी के जोड़े में कबीर से शादी कर लेती है। साथ ही गांव के सभी लोग भी बेखौफ होकर अपनी बेटियों की शादी करने लग गए।